कल कहां तक हो गया था? अध्याय 1 चालू हो गया था ना। चलो देखो, हम चर्चा कर रहे थे भाग 5 की। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 52 से 151। किसका उल्लेख? संघ सरकार का या संघीय सरकार। कितने अध्यायों में विभाजित किया? 5। सबसे पहला अपना है संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78। कौन कौन काम कर रहा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। फिर हमने बात की थी जो भारत में संघीय कार्यपालिका है, इसके लिए हमने शासन व्यवस्था ग्रहण की है। कौन सी? संसदीय। और संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन से। कहां से ग्रहण की थी? ब्रिटेन से। और संसदीय शासन व्यवस्था के कारण नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग होते हैं। नाममात्र का अपना राष्ट्रपति है, वास्तविक का कौन है? अपना प्रधानमंत्री। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति। इसलिए कहा जाता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस शासन व्यवस्था के कारण? संसदीय शासन व्यवस्था का। और संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए भारतीय मंत्री परिषद के बारे में कहा जाता है कि एक साथ तो तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपनी कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद है, वो बनी किसमें? लोकसभा में बहुमत के आधार पर। वो बहुमत कितना चाहिए? 50% + 1। अपनी जो भी लोकसभा की सीट है उसमें आधे से एक ज्यादा। अब संसदीय शासन व्यवस्था ने कहा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा। तो यदि मंत्री के पास बहुमत एक के तो सबके पास ही नहीं होगा, तो इसलिए कहते हैं एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के कारण हम कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? अस्थायी का। स्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करती है नौकरशाही, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। पहले अपने टॉपिक भी था लेकिन पिछली भर्ती में हटा दिया। तो हम कह सकते हैं प्रशासनिक स्तर। ये कैसा स्तर हो गया? प्रशासनिक। और केंद्र का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है या नौकरशाही का जो प्रमुख होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। कौन होता है? कैबिनेट सचिव, जो एक आईएएस अधिकारी होता है। और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है पीएम द्वारा। जैसे राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। इसी को हम केंद्र में किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट सचिव। राज्य में भी मुख्य सचिव कैसा अधिकारी होता है? आईएएस अधिकारी। जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? कैबिनेट सचिव। अस्थायी कार्यपालिका को फिर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो नाममात्र और एक वास्तविक। जो नाममात्र का प्रमुख है वो कौन हो गया? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री। ये सारी व्यवस्था किस कारण से है? संसदीय शासन व्यवस्था। यदि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था होती? अध्यक्षात्मक, जो कहां पाई जाती है? अमेरिका में। तो ना तो ये व्यवस्था होती, नाममात्र और वास्तविक दोनों का प्रमुख एक ही होता, और ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो अध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, जबकि भारत में तो मंत्री कहां से बनेगा? व्यवस्थापिका से बनेगा। या तो उसको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है या राज्यसभा का। यदि नहीं है तो फिर हमारी कंडीशन चलती है कितने माह की? 6 माह की। क्लियर है? कल भी थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें, फिर आगे चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लो, अध्याय 1। अध्याय 1।
संघीय कार्यपालिका अध्याय 1 संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78। इसमें लिखो भारत में यही हेडिंग ही डलवाइए बस। भारत में संघीय कार्यपालिका के रूप में, भारत में संघीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी कार्य करते हैं। महान्यायवादी कार्य करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है जिसे कहां से ग्रहण किया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, जिसे ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, देखो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की निम्न महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की निम्न महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है अर्थात वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका के प्रमुख, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर? ये दोनों विशेषताएं किसकी हो गई? संसदीय शासन व्यवस्था। और यही विशेषताएं दोनों कहां भी पाई जा रही हैं?
ब्रिटेन में। लेकिन कल भी हमने बात की थी कि भारत में भी संसदीय और ब्रिटेन में भी संसदीय है, लेकिन मुख्य अंतर क्या था? न्याय के पुनरावलोकन, कि ब्रिटेन में न्याय के पुनरावलोकन नहीं पाया जाता, जबकि भारत में न्याय के पुनरावलोकन पाया जाता। इसे बनाओ एज इट इज। कार्यपालिका लिखो, दो भागों में विभाजित, एक तरफ स्थायी और एक तरफ अस्थायी। एक तरफ स्थायी और एक तरफ अस्थायी। स्थायी में यही आएगा। अच्छा, ये वाला स्थायी, ना ना ये गलत होगा, ये होगा। स्थायी के रूप में कौन काम करे? नौकरशाही या प्रशासनिक, नौकरशाही या प्रशासनिक। फिर इसमें लिख लेना प्रमुख। प्रमुख कौन होगा? कैबिनेट सचिव। प्रमुख कौन हो गया? कैबिनेट सचिव। कोष्टक में लिख लेना कैसा अधिकारी है? IAS, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसी के नीचे लिखना नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। भाई IAS पर तो चयन हुआ है, और IAS के कारण फिर इसको नियुक्ति किस पर दे दी हमने? कैबिनेट सचिव पर। भाई IAS तो एक पद हो गया। IAS कोई ऐसा थोड़ी है कि IAS कलेक्टर ही बनेगा। चयन हो गया, वो तो परीक्षा के द्वारा। ना ना ना, IAS तो एक परीक्षा है, चयन हो गया। अब उसको क्रम के अनुसार, मेरिट के अनुसार अलग अलग पद भेजा जाएगा। भाई IAS कलेक्टर भी बनता है। अब उसमें वरिष्ठता में जो सीनियर होता चला जाएगा, वो किस पद पर पहुंच जाएगा? कैबिनेट सचिव। हाँ, सचिवों का सचिव, ये मुखिया है। केंद्र सरकार का जो प्रशासनिक मुखिया वो कौन है? कैबिनेट। अब देखो कई क्वेश्चन बन गए। नौकरशाही का मुखिया कैबिनेट सचिव, केंद्र का प्रशासनिक मुखिया कैबिनेट सचिव। फिर इधर नाम मात्र वास्तविक, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक का कौन? PM। ना 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 ना, ये तो एक सरकारी पद हो गया। भाई ये तो कैसा हो गया? देखो आपको उदाहरण देता हूं छोटा सा, समझ जाओगे आप। ग्राम पंचायत तो अपनी देखी हुई होती है भाई, अपने गांव का स्तर है। ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच। एज ए प्रधानमंत्री। भाई देश का राजनीतिक मुखिया कौन है? PM। तो ग्राम पंचायत को कौन संभाल रहा है? सरपंच। यहां पर एक अधिकारी होता है VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। अब ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कौन है? अब सरकारी काम तो ये कर रहा है, ये तो जनसेवक है भाई। राजनीतिक मुखिया तो जनसेवक कहलाएगा। अब सरपंच को यदि कोई भी कार्य करना है प्रशासनिक, हस्ताक्षर किसके होंगे? इसलिए आप कभी भी देखना, कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन आता है किसी भी विभाग का, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग आएगा, उस पे जो नीचे हस्ताक्षर मिलेंगे वो मिलेंगे सचिव के। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आया और सभी डिपार्टमेंटों का आया, हाँ, क्योंकि देश का तो कौन हो गया? कैबिनेट सचिव। फिर हमने देश को किस में विभाजित कर रखा है? विभाग। रक्षा विभाग अलग, चिकित्सा विभाग अलग। जैसे RPSC की वैकेंसी आती है, किसका हस्ताक्षर मिलता है? सचिव का। तो सचिवों का भी सचिव फिर कौन है? कैबिनेट सचिव। तो सीनियर। ना 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 ना, RPSC ने निकाला तो सचिव का हस्ताक्षर, वो केवल एक विभाग का है। अब वो आदेश सभी विभागों पर अगर लागू कराना है फिर हस्ताक्षर करेगा कैबिनेट सचिव। केंद्र में तो UPSC का हो गया, राज्य में कैबिनेट सचिव कहलाता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी, हाँ, केंद्र सरकार का सलाहकार कैबिनेट सचिव। यानी प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन है? कैबिनेट सचिव। मुख्य, हाँ, कोई भी काम देखो,
अपना जो वास्तविकता में जो देश चला रहा है ना, ये स्थायी नौकरशाही, ये तो बदलते रहते हैं भाई। राष्ट्रपति के पास शक्ति है ही नहीं, प्रधानमंत्री बहुमत के आधार पर चल रहा है। उसने कोई ऐसा फैसला ले लिया, जैसे गठबंधन सरकार बन गई, और गठबंधन सरकार में तो फैसला लेना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देश चलाने उनको क्या पता कौन सी योजना लाभकारी होगी नहीं होगी। गहलोत साहब शासन चला रहे, अभी अपनी ये चलिए चिरंजीवी योजना, गहलोत साहब को किसने बोला? नौकर से। काम तो ये कर रहे हैं, काम तो ये कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है भाई अपने पीएम हो गया, सीएम हो गया, एजुकेशन का तो कोई मामला ही नहीं। एजुकेशन का मामला, अब जैसे अपने शिक्षा मंत्री बनते, मतलब भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि शिक्षा मंत्री 8वीं पास बना दिया। भाई मंत्री ऐसा ही बनता है, 8वीं पास है शिक्षा मंत्री, एक कॉलेज के डीन को बोल रहा है तो ऐसे काम कर। और तो कॉलेज का वो बेचारा इतनी एजुकेशन लेके बैठा है, पूरे मामले का पता है, उसको 8वीं पास दे रहा है। चिकित्सा मंत्री बना दिया जिसको ये नहीं पता एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो गए राजनीतिक विशेषज्ञ, लेकिन प्रशासनिक तो यही है। आज एसएमएस हॉस्पिटल में कोई सुधार कराना है गहलोत साहब को, तो गहलोत साहब उससे नहीं करा सकते, चिकित्सा मंत्री से। चिकित्सा मंत्री तो जनता के कारण से बाहुल हो गया। वास्तविक शक्ति किसके पास है? नौकरशाही। लेकिन व्यवहारिकता में शक्ति किसको दे दी हमने? यहाँ पीएम और सीएम को। क्यों? क्योंकि जनता किसके पीछे है। आज पीएम के और कैबिनेट सचिव की किसी बात पर कोई भी मुद्दा गरमा गया तो जनता इसका साथ थोड़ी देगी, जनता किसका देगी? पीएम का। इसलिए वास्तविक अगर तरीके से देखें जब तो शक्तिशाली है कैबिनेट सचिव, लेकिन व्यवहारिकता में शक्तिशाली कौन है? पीएम है। अब ये क्यों है? क्योंकि अपने भारत देश में भी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, और जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक जागरूकता नहीं आएगी। भाई अपने भारत में सबसे बड़ी कमी किसकी है? जागरूकता की। भाई लोकतंत्र तो है भारत में, लेकिन लोकतंत्र में जागरूकता तो है ही नहीं। आज भी हम वोट का प्रयोग करते हैं, जो अशिक्षित वर्ग है सब वही चल रहा है, भ्रष्टाचार। ग्राम पंचायत में एक सरपंच का चुनाव करोड़ों रुपए में हो रहा है, जबकि इसका वेतन 4800 रुपए। भाई सरपंच का चुनाव करोड़ों में हो रहा है, अब सोचो आप। तो जागरूकता नहीं है, हम लोगों को व्यक्ति से मतलब नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शिक्षित व्यक्ति, हमारी अरस्तु जी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति में बेईमान धूर्त निकृष्ट व्यक्ति ही सफल हो सकता है, ईमानदार व्यक्ति नहीं। आज आईएएस अधिकारी यदि चुनाव लड़ना चाहे, जनता साथ ही नहीं देगी। क्यों? भ्रष्टाचारी नहीं होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा तो पैसे नहीं बांटेगा, और पैसे नहीं बांटेगा तो वोट नहीं मिलेगी। सरकार नहीं चाहती कि जनता जागरूक हो। हमेशा ना उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये दोनों ऐसे ही हैं। उच्च वर्ग को आवश्यकता नहीं है, भाई उच्च वर्ग को जागरूकता की आवश्यकता है, वो तो अपनी मस्त है। निम्न वर्ग बेचारा संघर्ष कर रहा है, वो आंदोलन नहीं कर सकता, और जिस आंदोलन में निम्न वर्ग जुड़ गया वो असफल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में 70 से 80% निम्न वर्गीय है। भाई वो चीज होती है। अब देखो सबसे पहला पद अपना कौन सा होगा? राष्ट्रपति। सबसे पहला अपना कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें क्या कहलाएगा? प्रथम नागरिक, फर्स्ट इंडियन कौन होगा? राष्ट्रपति। इसे कहेंगे हम संवैधानिक प्रमुख। कैसा प्रमुख हो गया? संवैधानिक प्रमुख। भाई संविधान के अनुसार सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसे ही कह देते हैं विधित प्रमुख। देखो दो शब्द चलते हैं, एक तो होता है विधित और एक होता है विधिक। विधित तो है लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार, वही शब्द है। तो संविधान के अनुसार तो कौन है? राष्ट्रपति। विधिक जो लॉ का ज्ञान रख रहा है वो कौन होगा? एजी, अटॉर्नी जनरल। तो कै आएगा जब तो क्या होगा? एजी, और तय आएगा यानी विधि के अनुसार। और विधि सर्वोच्च कौन है? संविधान। संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन? राष्ट्रपति। इसे ही कहा जाता है राष्ट्राध्यक्ष। इसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्राध्यक्ष। इसे ही कहा जा रहा है अपना नाममात्र, या हम कह सकते हैं औपचारिक प्रमुख। क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई भी स्वविवेक शक्ति नहीं होती। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा किसकी सिफारिश पर? मंत्री परिषद की सिफारिश पर।
फिर इसे कहा जाता है कार्यपालिका प्रमुख। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमने कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित किया, अस्थायी को नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र शब्द आया, आंसर क्या हुआ? राष्ट्रपति। वास्तविक आएगा तो प्रधानमंत्री। उसने ना तो नाम मात्र दिया ना वास्तविक दिया, उसने सीधा दे दिया कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। क्योंकि अभी पढ़ेंगे हम आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? अब समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई तो कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन? राष्ट्रपति। इसे ही कहा जाता है संसद का अभिन्न अंग। कैसा अंग है? अभिन्न अंग। क्यों? क्योंकि संसद में तो दो ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अनुमति किसकी चाहिए? राष्ट्र। बगैर राष्ट्रपति के कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इसे ही कहा जाता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। सेनापति, सुप्रीम कमांडर। तीनों सेनाओं का प्रमुख शब्द बोल दिया, गलत हो जाएगा। सीडीएस नया पद बना रखा है। सीडीएस पद है ना, जो बिपिन रावत जी थे, अब वो क्या थे? चीफ डिफेंस। तो तीनों सेनाओं का चीफ डिफेंस हो गया, वो गलत। यह है सर्वोच्च सेनापति शब्द आएगा तो ये आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। और इसे ही कहा जाता है रबड़ स्टाम्प। क्यों? नाम मात्र का है, आपको केवल मोहर लगाने की आवश्यकता है, आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। देखो अपने तीन प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है राजनीतिक प्रमुख, एक होता है प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख अभी हमने पढ़ा कौन? कैबिनेट सचिव। संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। राजनीतिक प्रमुख कौन? ये हो गए देश के। ये किसके हो गए? देश के। अब लेकिन देश में शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री को राजनीतिक मुखिया तो बना दिया, लेकिन अन्य विभाग भी तो हैं। किसी भी विभाग का राजनीतिक मुखिया कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। किसी भी विभाग का प्रशासनिक मुखिया कौन होगा? सचिव, सेक्रेटरी। वैसे सभी का तो कौन हो गया? कैबिनेट सचिव। लेकिन किसी विभाग का कौन होगा? सचिव। ऐसे किसी विभाग का, जैसे हमने बात की तीनों सेनाओं का। अब क्वेश्चन पूछा तीनों सेनाओं का राजनीतिक मुखिया कौन? डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री तो सबका है। प्रधानमंत्री तो किसका हो गया? देश का हो गया। लेकिन देश में क्या है? विभाग। भाई रक्षा विभाग में जो भी फैसला लेगा रक्षा कैबिनेट मंत्री लेगा। सभी के लिए कोई भी फैसला लेना है तो फिर कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेगा। ये अंतर है। तो तीन प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक, राजनीतिक और संवैधानिक। संवैधानिक राष्ट्रपति होगा ही होगा, राजनीतिक देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन किसी विभाग का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री। भाई शिक्षा विभाग का राजनीतिक मुखिया शिक्षा मंत्री, वो चीज है। क्लियर है? नहीं है कोई दिक्कत? नहीं लिखना, ऐसे कैसे बना लो इसको, नहीं लिखना तो है ही, वो थोड़ी देर ही याद रहता है ना। भाई नहीं संविधान, देखो संविधान के अनुसार अपना शासन चल रहा है। संविधान सारी व्यवस्था करके चला है कि राष्ट्रपति नहीं है, ऐसा थोड़ी पद रिक्त हो जाएगा, उपराष्ट्रपति आएगा। अब काम भाई अपने कोई भी चीज हो, कलेक्टर नहीं है तो कौन काम करता है? उप जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोई ना कोई तो पद पर आ रहा है। भाई प्रिंसिपल नहीं है स्कूल में तो
किसी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक को बनाया जाएगा तो शक्ति, राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम। अब सारी शक्ति किसके पास हो गई? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, फिर आ जाता है सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य। ना वो ये आता है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। ना 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 भैया, आपने एग्जामिनर की शब्दावली नहीं पकड़ी। एग्जाम देखो हमेशा याद रखना, लाइफ में पढ़ते सब लोग हैं, एग्जामिनर भी यही चीज पूछ रहा है। अब एग्जामिनर और आपके बीच में प्रतिद्वंदता है शब्दों की। भाई आप एक चीज सोचो, कोई स्टूडेंट 4 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल में क्या उसने सब शब्द नहीं रटे, लेकिन पूछने का तरीका उसने कहा है देखो कि पद रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेगा? संबोधन कभी भी चेंज नहीं होता। आपको आज लेटर लिखना है कलेक्टर महोदय को, सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, और कलेक्टर महोदय जी छुट्टी पे है, पद रिक्त है, क्या लिखोगे? कलेक्टर महोदय। तो संबोधन कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसा ही में पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसा ही में। ना कोई होल्ड पे नहीं जाता। सारी समस्याएं उपराष्ट्रपति के पास जब कोई पहुंचता है ना, तो उपराष्ट्रपति उसको पहुंचाता है किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर के पास क्यों? अब लोकसभा स्पीकर के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो होता है महासचिव। महासचिव लोकसभा का भी होता है और राज्यसभा का भी होता है, तो पूरा सिस्टम चलता है। पर पॉलिटी में सबसे बड़ी समस्या, जितना डेप्थ में जाओगे उतना कंफ्यूजन और क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने ज्यादा। लिख लिया? अब देखो राष्ट्रपति के जो अपने अनुच्छेद हैं वो है 52 से 62। टोटल अनुच्छेद तो कहां से कहां तक थे? 52 से 78। उसमें से केवल राष्ट्रपति का उल्लेख कहां से कहां तक है? 52 से 62। सारे एक साथ बता रहा हूं, फिर अलग अलग चर्चा करेंगे। 52 में दे रखा है पद। 53 कहता है कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में दे रखी है निर्वाचन की प्रणाली, चलता है ना आनुपातिक प्रतिनिधित्व। 56 में दे रखा है इसका कार्यकाल। 57 में दे रखी है इसका पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन से मतलब भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। 58 में दे रखे हैं इसकी योग्यता। 59 में दे रखे हैं इसकी शर्तें। 60 में दे रखी है इसकी शपथ। 61 में दे रखा है महाभियोग। 62 में दे रखा है निर्वाचन की समय अवधि। ये सारे से संबंधित अनुच्छेद हैं। अब देखो सारी चीजें पढ़ी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ तो रखे लेकिन पता नहीं है। जैसे योग्यता और शर्तें, क्या अंतर है दोनों में? देखो क्वेश्चन सुनना, निम्न में से राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। पढ़ी हुई होती है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसने पूछा है राष्ट्रपति की योग्यताएं। A+V+C, A+V+D, A+V
और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। ए और बी, हाँ देखो उसने पूछा है योग्यता है, एलिजिबिलिटी। मेरी बात सुनो सुनो सुनो, आप जो भी बोलोगे, आप फर्स्ट ईयर होना चाहते हो, ये क्या है आपकी योग्यता है फर्स्ट ग्रेड के लिए। आप ऑलरेडी थर्ड ग्रेड लगे हुए हो। फर्स्ट ग्रेड ने क्या बोला कि जब तुम फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हो, जब आपके पास दूसरा पद नहीं होना चाहिए। योग्यता में थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि थर्ड ग्रेड फॉर्म ही फिल नहीं कर सकता। तो इसने कहा योग्यताएं यही है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कब? जब वह पद ग्रहण कर रहा है। भाई उससे पहले तो कुछ भी हो, वो अप्लाई तो कर सकता है। तो योग्यता है तो एलिजिबिलिटी तो हो गई। तो ये किस में जाएगा? शर्तों में जाएगा। तो पद प्राप्त करने के लिए योग्यताएं जरूरी होती हैं, पद पर काम करने के लिए शर्तें जरूरी। जैसे महाभियोग भी हम लोगों ने खूब पढ़ रखा है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा 56 में, कार्यकाल में। हमेशा अलग है भाई। निर्वाचन में तो ये बताया इसका चुनाव हो रहा है और कौन चुनाव करेगा। अब लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली थोड़ी टफ है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। किस तरीके से होगा वो चीज है। जहां पर भी कार्यकाल होगा वहीं हमेशा पद से हटाने का उल्लेख मिलेगा। अनुच्छेद 56 का फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट का सेकंड पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। तो महाभियोग किस अनुच्छेद में? 61 में। लेकिन महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा वो किस अनुच्छेद में? 56 में। चलो एक बार इनको लिख लो एक साथ, फिर एक एक की व्याख्या करेंगे। भाई एग्जामिनर बैठा ही क्यों है? भाई एग्जामिनर बैठा क्यों है? पता है समस्या क्या है कि हमने पढ़ तो लिया कुछ नहीं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद लिख दो एक साथ सारे, फिर एक एक की चर्चा करें। पढ़ तो लिया लेकिन शब्दों का अर्थ तो हमें समझाया ही नहीं। भाई योग्यता और शर्तें सबने रट रखी हैं। अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि योग्यता शर्तें एक ही होती, तो अलग अलग अनुच्छेद बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कंडीशंस, कंडीशंस आपने सामान खरीदा, एक नीचे देखो ऐसे स्टार बना होता है, कंडीशंस अप्लाई। अप्लाई वो कब अप्लाई होंगी? जब आप सामान परचेज करोगे जब ये तो होंगी। ऐसा थोड़ी दुकान में घुसते ही उसने अप्लाई कर दिया हो, वो चीज है। बचपन में निर्वाचन की प्रणाली, ऊपर वाला शब्द है निर्वाचन की प्रणाली। हेलो हेलो नमस्ते, मैं क्लास में हूँ बेटा। और हाँ सुन, 8th क्लास के फॉर्म फिल हो रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, बुलाया है सुन। हाँ बिल्कुल, 12 और 13 दो ही डेट दिए। ना
कर लिया। अब देखो फिर 52 में तो क्या दे रखा है, पद, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कह रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में। इसका प्रयोग वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्ति नहीं होती। 53 ही कहता है कि यह तीनों सेनाओं का क्या होगा, सर्वोच्च सेनापति। तो दोनों लाइनें किस में है, 53 में, कि कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है और तीनों सेनाओं का क्या होगा, सर्वोच्च सेनापति। 54 इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। सबसे पहले तो हमें पता लगा कि राष्ट्रपति का यदि निर्वाचन हो रहा है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के कारण भारत कैसा देश है, गणतंत्र है, या हम कह सकते हैं गणराज्य है। क्यों? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, अपना राष्ट्राध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति, तो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि निर्वाचित हो रहा है जब तो क्या पाया जाएगा, गणराज्य या गणतंत्र। और यदि यह निर्वाचित ना होके वंशानुगत होता तो यहां मिलता राजतंत्र, जैसे कि ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष भी नाम मात्र का प्रमुख है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष भी कैसा प्रमुख, नाम मात्र, लेकिन दोनों की शासन व्यवस्था में अंतर है। क्यों? ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष किस आधार पर आया, वंशानुगत, लेकिन भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या हो रहा है, निर्वाचित। इसने कहा निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता की भूमिका कैसी होगी, अप्रत्यक्ष। कैसी होगी, अप्रत्यक्ष। अब जनता की भूमिका अप्रत्यक्ष है तो 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन का मतलब इलेक्शन, चुनाव, निर्वाचक चुनने वाले, इलेक्शन कमीशन टाइप का। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य मत प्रयोग कर रहे हैं, भाई जनता तो कर ही नहीं रही, जनता की कैसी भूमिका हो गई। अब जो सदस्य मत प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, संसद, संसद में दोनों आ गए, लोकसभा और के निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। आप यदि सीधा लिखो संसद के सदस्य, गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो वर्तमान में मनोनीत करना बंद कर रखा है, लेकिन राज्यसभा में तो मनोनीत है। भाई राज्यसभा में मनोनीत कितने हो रहे, 12। ये भाग नहीं लेंगे, केवल कितने सदस्य भाग लेंगे, 776, क्योंकि संसद में निर्वाचित सदस्य कितने, 776। दूसरा है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके, राज्यों की विधानसभा के भी कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। यहां पर भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और शब्द क्या आया, विधानसभा। ना तो विधान परिषद शब्द आ सकता और ना ही यहां पर विधान मंडल आ सकता, क्योंकि विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, लेकिन यहां कौन भाग ले रहा है, केवल विधानसभा, और केवल कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तीसरा इसने कहा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के भी कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो दिल्ली और पुदुचेरी दो ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको शामिल किया था 70वें संविधान संशोधन 1992, यानी 92 से पहले ये भी भाग नहीं लेते थे। अब तीसरी विधानसभा जम्मू कश्मीर में भी बन रही है। भाई अपने जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, कितने हैं, 8। 8 में से विधानसभा कितने में, 3 में। अभी जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन नहीं हुआ, जैसे गठन होगा तो हो सकता है इनके साथ जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक तो केवल कौन है, 8। पहले 7 थे, फिर 9 हुए। 7 थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर वापस से दमनदीप और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 7 से 9 हुए, वापस से 9 से 8 हुए। तो ये सारे के सारे सदस्य राष्ट्रपति के लिए मत का प्रयोग करते हैं। इनका समूह क्या कहलाता है, निर्वाचक मंडल। हाँ,
कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन की शक्ति किसके पास है? संसद के निर्वाचित सदस्यों के पास है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के पास है, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के पास। यानी कि एक तो मनोनीत शब्द का प्रयोग नहीं होगा और विधानमंडल और विधान परिषद का नहीं होगा। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6। पहले 7 में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया तो अब कितने बच गए? 6। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। 6 राज्य हैं। राजस्थान में प्रस्ताव पारित करके भेज चुकी है विधानसभा, लेकिन अभी संसद की अनुमति नहीं मिली। क्लियर? 54। चलो लिखो तो, लिखो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 लिखो, देश का एक राष्ट्रपति होगा। देश का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति का पद, अर्थात राष्ट्रपति का पद, पद। तो क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? 52। अगला लिखो अनुच्छेद 53। 53 देखो, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, राष्ट्रपति में निहित, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित एवं इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं, एवं इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अधिकारी के द्वारा करेगा। इसी की नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो यह तीनों सेनाओं का, यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो शक्ति है वो किस में दी है? राष्ट्रपति में। अगला लिखो अनुच्छेद 54, 54, अनुच्छेद 54। देखो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अंडरलाइन कर लो, इसके नीचे लिखो, लिखो इसका निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं। जिसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो,
संसद, अब कोष्टक में लिख देना लोकसभा एवं राज्यसभा। अब देखो जहां पर भी संसद शब्द आए दोनों सदन सम्मिलित होंगे। कई बार अपन जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जैसे राजस्थान से संसद में सदस्य संख्या कितनी है? संसद में सदस्य संख्या नहीं पता। लोकसभा में कितनी है? 25। राज्यसभा में कितनी है? 10। तो संसद में कितनी है? 35। अब संसद में कई बार हम केवल यहां तक सीमित हो जाते हैं 25, जबकि संसद में दोनों सदन आ रहे हैं, लोकसभा भी और राज्य। तो लिखो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा लिखो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा लिखो दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कुछ आइडिया है दिल्ली में कितनी है विधानसभा सदस्य संख्या? 70। और पुदुचेरी में कितनी है? 30। लिख लेना भाई, दिल्ली में है 70 और पुदुचेरी में कितनी है? 30। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखिए। लिखो दिल्ली एवं पुदुचेरी को, दिल्ली एवं पुदुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। क्लियर? आगे की चर्चाएं कल।